सर एक लंबा वीकेंड मिला, सो आई एम श्योर आपको वीकली डेटा और बहुत सारे डेटा में घुस घुस के कुछ कुछ निकल के आया होगा आपके सामने। 100% बहुत कुछ है नेहा। डेटा के लिहाज से अगर आप देखें, सबसे पहले तो वीकली डेटा बता दूं। पिछले हफ्ते निफ्टी 2.5% घटा है और अफसोस पूरी दुनिया में सबसे कमज़ोर बाजार हमारे रहे। कहते हुए बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, आई मीन बहुत ख़राब भी लग रहा है, बट जो फैक्ट है, डेटा है, वो तो बताना पड़ेगा। 2.5% हम गिने हैं, सबसे ख़राब बाजार हमारा ही रहा है। इस बीच बैंक निफ्टी 0.25% घटा है वीकली बेसिस पे, मिड कैप 4.5% और स्मॉल कैप 0.6% घटा है। और पहली बार कई हफ्तों बाद ऐसा हुआ कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी भले 20 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा घटा हो लेकिन ज़्यादा कमज़ोर रहा हो। लेकिन आज तक कभी कई महीनों से ऐसा नहीं हुआ कि निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर रहा हो या कम मजबूत रहा हो। तो पहली बार बैंक निफ्टी की थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस नजर आई है। इस बीच निफ्टी 16 हफ्तों के निचले स्तरों पर है, बैंक निफ्टी 11 हफ्तों के निचले स्तरों पर है, मिड कैप इंडेक्स 15 हफ्तों के निचले स्तरों पर है और स्मॉल कैप इंडेक्स 37 हफ्तों के निचले स्तरों पर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तेज गिरावट पिछले हफ्ते होती हुई दिखी है। पिछले हफ्ते 11.5% गिरावट के साथ एनर्जी इंडेक्स लेड बाय रिलायंस, ऑफ कोर्स यस, रिलायंस की वजह से सबसे ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, रियल्टी इंडेक्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा है 11.25% की, और 3.5-4% एनर्जी इंडेक्स रिलायंस की वजह से कमज़ोर होता दिखा है। ऑटो इंडेक्स 0.3% घटकर हुआ है। दिक्कत की बात है कि पिछले हफ्ते एक भी इंडेक्स ऐसा नहीं है सेक्टर में जो हरे निशान में बंद हो, ऑल इन रेड। ये है आपके लिए वीकली डेटा। अब आइए डेली बिग डेटा बता देता हूँ। जी। तो डेली बिग डेटा में निफ्टी 8 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ कि 9 मई 2025 से गिन लीजिए 8 महीने हो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि 200 डीएमए को तोड़ा था इसने, और 25,142 को, और कल 25,000, आई मीन शुक्रवार को 25,050 के आसपास बंद हुआ। तो 200 डीएमए के नीचे कभी बंद ही नहीं हो रहा था 8 महीने से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिक वाली का प्रेशर कितना ज़्यादा है। इस बीच निफ्टी ने लोअर हाई लोअर लो बनाया, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, कमजोरी के संकेत तो है ही। अब बड़ा सवाल है कि क्या निफ्टी ओवरसोल्ड है। आरएसआई 30 के नीचे आने पर आमतौर पर निफ्टी ओवरसोल्ड होता है। 21 जनवरी को निफ्टी का आरएसआई था 28 और 23 जनवरी शुक्रवार को आरएसआई वापस से 29-30 के लेवल के नीचे आया है। एक बार बीच में 32-33 तक पहुंचा था, 21 से 23 जनवरी के बीच में, 22 को कह सकते हैं। तो पिछले 3 दिनों में 2 बार ऐसा हो गया कि आरएसआई 30 के नीचे के लेवल पे आ चुका है। इससे पहले पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, नेहा 2022 से लेकर अब तक 6 बार निफ्टी ओवरसोल्ड हुआ है आरएसआई 3 के, और 6 में से 5 बार निचले स्तर से निफ्टी में बहुत बेहतरीन रिकवरी आई है। गिरावट रुक गई, रिकवरी भी आई है, और हर बार 6-6.5% से लेकर 18% तक की रिकवरी आती दिखी है 3 हफ्तों से लेकर 3 महीनों के बीच में। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ अक्टूबर 2024 में, जब आरएसआई 28 हुआ, उसके बावजूद बाजार गिरता ही रहा, रुका नहीं। 6 में से 5 बार रुका है। तो इस बार देखते हैं, क्या ओवरसोल्ड मार्केट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं आरएसआई पर, लेकिन क्या इनकी गिरावट रुक जाती है या फिर रिकवरी आती। तो अगर रिकवरी आनी है तो ये लेवल तो आ चुके हैं जहां से मार्केट को रिकवर करना चाहिए, या इसके आसपास से कहीं न कहीं से रिकवर करना चाहिए। जी ओके सर, बैंक निफ्टी हमने देखा ये भी शुक्रवार को काफी धराशायी हो गया था। क्या लग रहा है सर, आखिरी उम्मीद भी, आखिरी सपोर्ट भी निकल चुका है? देखो, बैंक निफ्टी 1.25% गिरा था शुक्रवार को और बंद हुआ है 58,500 से थोड़ा सा नीचे, 2 महीनों के लोअर लेवल पर है। पहले 30 सितंबर 2025 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 महीनों में बैंक निफ्टी लगातार 50 डीएमए के नीचे कभी बंद नहीं हुआ, बार बार जाता था, 50 डीएमए को होल्ड करता था। अब शुक्रवार को लगातार तीसरा दिन ऐसा हो गया, बुध गुरु शुक्र, जब 3 दिनों से बैंक निफ्टी 50 डीएमए के नीचे बंद हो रहा है। 50 डीएमए 59,300 के आसपास है। तो 3 दिनों से 59,300 के नीचे की क्लोजिंग मिली। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि वापस 50 डीएमए के ऊपर जब तक बंद नहीं होगा तब तक गिरावट रुकने के संकेत है नहीं। अब इस बीच में बैंक निफ्टी 58,800 का बड़ा सपोर्ट था, और ये 14 नवंबर से 9 बार इस लेवल को बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में नीचे तोड़ा, लेकिन बंद नहीं होता था। फाइनली शुक्रवार को पहली बार बड़ा क्रेक दिया है, बड़ी गिरावट दी है, 58,800 को तोड़ा भी है और 300 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ, वहां से 58,500 के करीब 325 पॉइंट नीचे। इसका मतलब यह कि अगले 1-2 दिनों में, आजकल में अगर 58,800 के ऊपर हम बंद नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह कि निर्णायक तौर पर हमने 58,800 को तोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है, एक आध बार फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है, एक दिन टूट गया, एक आध दिन बाद वापस ऊपर आ जाता है, तो लगता है ऐसा कि लेवल टूट गया, लेकिन कभी कभी नहीं भी टूटता है। सो अगर 58,800 के नीचे एक आध दिन, हम 2 दिन और बंद दे देते हैं तो इसका मतलब गिरावट का खतरा बढ़ेगा। अब अगला बड़ा सपोर्ट का है,
अगला बड़ा सपोर्ट आएगा बैंक निफ्टी पर आपका 57,550, जो कि 7 नवंबर की क्लोजिंग लेवल था, लोएस्ट लेवल, वहाँ पर सपोर्ट लेगा। वहाँ से 57,750 जो 100 डीएम है। सो इस रेंज का एक लॉजिकल टारगेट नीचे की तरफ बनता है सपोर्ट के तौर पर, ना पहुंचे तो बेहतर है 58,800 का। तो आज 58,800 के ऊपर बंद होना जरूरी है गिरावट रुकने के लिए, और नहीं रुकी तो फिर 57,550 57,750 की रेंज तक तो कम से कम जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की आप मान के चलें जी। ठीक है सर, लेकिन मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स, इसको लेके आपकी एनालिसिस क्या कहती है? मिड कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन घटा है, 2% घटकर 13,066 के नीचे बंद हुआ है। 100 डीएमए का जो बड़ा सपोर्ट लेवल है 13,350, उसके नीचे ही बंद हो रहा है, कमजोरी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2% घटकर 16,350 पर बंद हुआ है। आरएसआई 27 पर है, ओवरसोल्ड रेंज में तो पहुंच चुका है। टॉप से ऑल टाइम हाई से करीबन 17-18% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा लेवल यहाँ मुझे नहीं दिख रहा मिड कैप और स्मॉल कैप में जहाँ मैं ये बोलूँगा अब इस लेवल पे आ गया कि यहाँ से रिकवर हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस वाला लेवल नज़र नहीं आ रहा है। कोशिश की वीकेंड पर काफ़ी डेटा क्रंच करने की कि कोई अच्छा सपोर्ट लेवल मिले, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है स्मॉल कैप इंडेक्स हाई से जब 20% के आसपास की गिरावट के करीब पहुँचेगा तब एक मुझे ढंग का सपोर्ट मिलेगा। इस बीच यू वॉन्ट बिलीव इट, सबसे खराब मार्केट में जो शुक्रवार का था उसमें भी मेटल इंडेक्स ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया, बाद में गिरकर बंद हुआ। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं आज फिर से मेटल इंडेक्स आपके लिए नया लाइफ हाई बनाते हुए दिखेगा। रियल्टी इंडेक्स 2 साल के निचले स्तर पर, अब 9 महीने का नहीं 2 साल का लोएस्ट लेवल बना चुका है रियल्टी इंडेक्स। इतनी तेज गिरावट रियल्टी शेयरों में होती दिख रही है, लेड बाय डीएलएफ, ओबेरॉय, लोढ़ा, गोदरेज, यू नेम इट, सारे के सारे कमजोर हैं। इस बीच विक्स 7 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है, 3.5% चढ़कर विक्स ने हायर हाई लोअर लो बनाया, हाई भी ऊपर बनाया, लो भी नया बनाया। उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत विक्स आपको बाजार में दे रहा है। एंड आई एम नॉट सरप्राइज, निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का दिन है आज, और अगर मंथली एक्सपायरी पे उतार चढ़ाव ना हो तो एक्सपायरी का मजा ही क्या। थोड़ा तो होना चाहिए वॉलेटिलिटी। अफसोस कि थोड़ा ऊपर खुल रहे हैं, ऊपर खुलने के बाद शायद एक डिप मिलेगी, डिप मिलने के बाद वापस से बाजार रिकवर होने की कोशिश करे। थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आज थोड़ा मजा तो आए फिर। ऑलराइट सर, ये बात तो मार्केट डेटा की होगी, लेकिन एफआईएस इसके बिग डेटा आपको क्या नजर आए? घरेलू फंड्स लगातार 103वें दिन 103rd डे 4,100 करोड़ की खरीदारी की है। भाईचारा देखो दोनों में, एफआईज और डीआईज में। इन्होंने 4,103 करोड़ की खरीदारी की, इन्होंने 4,113 करोड़ की बिकवाली की। सिर्फ 10 करोड़ का फर्क रहा, इतना तो हम मार्जिन ऑफ एरर दे ही देते हैं। लेकिन 14वें दिन बेचा है एफआईज ने। नेट अगर आप देखेंगे तो 14वें दिन 6,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की, यानी कि एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है, दबाकर बेचे जा रहे हैं। एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है 15% के आसपास, इससे कोई खुश होने की जरूरत नहीं। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का ठीक एक दिन पहले का ट्रेड था शुक्रवार का, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में आपको दिखी है। ऑलराइट सर, ग्लोबल मार्केट में बड़े डेटा कौन से दिखाई दिए आपको? डाउ शुक्रवार को घटा था, कल बढ़ा है, तो नेट एक 2 दिनों में 31 पॉइंट बढ़ा। लेकिन नेस्डेक और S&P 500 ये लगातार चौथे दिन मजबूत हुए हैं। S&P 500 तो लाइफ हाई से 31 पॉइंट ही दूर बचा है। रुपया 31 पैसे गिरकर नया रिकॉर्ड लो शुक्रवार को बना चुका है, तो ये एक और नया कमजोरी वाला मामला है। रुपए की लगातार कमजोरी हो रही है। कच्चा तेल बढ़कर $66 के आसपास पहुंच चुका है, लगातार 5वें हफ्ते मजबूत है। और जब मैं कह भी रहा हूँ यहाँ आपको कि रिस्क जो दिखती है कई बार ईरान वाले हमले वाली, वो कच्चे तेल के दामों में दिख जाती है। जब जब कच्चा तेल आपको मजबूत लगे ना, तो आप मान के चलें कि मार्केट कहीं न कहीं हमले होने के रिस्क को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। और यही चीज़ आपको सोने चांदी के दामों में भी दिख रही है। जिस तरह से फिर से तेजी सोने चांदी के दाम में हो रही है और कच्चा तेल ऊपर होता हुआ दिख रहा है, हो ना हो पता नहीं, वो तो ट्रम्प जाने। लेकिन कहीं न कहीं बाजार को ये सोने चांदी के दाम में और कच्चे तेल के दाम में ये डर साफ दिख रहा है कि ईरान पर कोई न कोई एक्शन होने वाला है अमेरिका की तरफ से। इस बीच कितना ही जोर लगा ले, हर चीज़ तो कंट्रोल नहीं कर सकते ट्रंप, और डॉलर की कमजोरी भी नहीं। लगातार कमजोर होता दिखा है। 30 दिन डॉलर 97 के नीचे बंद हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह कि 4 महीनों का लो बनाया है डॉलर इंडेक्स ने, यानी कि किसी भी लिहाज से डॉलर मजबूत होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब साफ है, सोना चांदी मजबूत हो रहे हैं, डॉलर नहीं। दुनिया में सबको सेफ एसेट के तौर पर अब डॉलर नहीं
सोना चांदी ज़्यादा पसंद है, आई मीन सोना ज़्यादा पसंद है, तो वहीं पर तेजी होती हुई दिख रही है। और इस बीच नया अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.21% के आसपास सपाट है। सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है 1,59,000 के आसपास का। चांदी 3,40,000 के आसपास का रिकॉर्ड नया बना चुकी है। और आज खुलते ही पूरी संभावना है कि चांदी शायद 3,60,000 65,000 के ऊपर निकले और सोना और यहाँ से मजबूत होता हुआ नजर आए। तो आज नए रिकॉर्ड बनने का दिन सुबह सुबह दिखेगा। और आज फिर से मेटल शेयरों पर फोकस कीजिएगा, तेजी से उछलते हुए दिख सकते हैं मेटल शेयर। एल्यूमिनियम, कॉपर लगातार तीसरे दिन मजबूत है। जिंक 3 साल की ऊंचाई पर, निकल वगैरह और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी मेटल में आज फिर से आग लगाएगी। तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, ये सारे स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर जो अच्छी मजबूती में रहने वाले हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा पैसे बनने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। जी।